अभियंत्रा के ई लर्निंग पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीतम कुमार सिंह और आज हम लोग पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से लेके बनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो खुद में लिखित संविधान नहीं है, ये काफ़ी बाद में बनी थी, तो इसको बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधानों से लेके बनाया गया है। कुछ उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनको अच्छे लगे थे उस समय लोगों को, तो उसको लेके बनाया गया है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत के संविधान के स्रोत। देखो, भारत के संविधान का गठन जो था, जो बना था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अन्य बहुत सारे जो प्रमुख संगठन थे उनके बाद में किया गया था। मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर संगठन नहीं आएगा, संविधान आएगा, संविधान। तो बहुत सारे अदर संविधान के बाद में किया गया था। ठीक है, इसीलिए भारत के संविधान ने क्या किया था, बहुत सारे अधिकांश प्रावधान को, बहुत सारे मैक्सिमम प्रोविजंस को क्या किया, अपने प्रोविजंस को अपने उसने किसी और डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग एक उधार संविधान भी बोलते हैं या फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये कहना बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होगा कि जो कंप्लीटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली बोरोड है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने इसको लिखा है उन्होंने इस बात को श्योर किया था कि उन्होंने कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हुए थे अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि उनके संविधान में बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी, तो उन्होंने क्या किया था, खाली अच्छे पॉइंट्स को लिया था, बाकी बुरे पॉइंट्स को उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने इस पर भी विचार किया था, किस पे, कि भारत का ऐतिहासिक जो पर्सपेक्टिव था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था इंडिया का, वो कैसा रहा था। पहले लोग कैसे थे, राजा महाराजा थे, तो पहले उनकी सोच कैसी थी, तो अब उनकी सोच उससे कितना अफेक्टेड है, इसको भी उन्होंने कंसीडर किया था। इसके अलावा भारत की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको भी उन्होंने कंसीडर किया था। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताएं, यानी कि कल्चरल एंड ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडिया के, उसको भी कंसीडर किया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन वो क्या है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानती हैं। ठीक है, तो उस केस में उनका जो लॉ था वो बायस्ड था। ठीक है ना, क्योंकि जो उनकी कम्युनिटी थी उसको ज़्यादा वो लोग प्रॉस्परस करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा उसको फैलाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा उसको संपन्न देखना चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था कि धर्मनिरपेक्षता थी। ठीक है, तो क्या करते थे लोग, क्या चाहते थे लोग ये चाहते थे कि सभी धर्मों का समान आदर हुए, तो इसीलिए कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि हम लोग सबको इक्वली ट्रीट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इसमें चेंजेस किए थे, एंड और भी बहुत सारे कॉजेज थे। तो समझते हैं हम लोग क्या क्या कॉजेज थे और कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाली गई थी। तो पहला जो स्रोत था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें से इस एक्ट में से मेजर पॉइंट्स लिए गए थे। ठीक है, पहला क्या था, फेडरल स्कीम, मतलब कि संयुक्त योजना। फिर रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी, मतलब संयुक्त न्यायपालिका की भूमिका। ठीक है, जहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो यहाँ से ली गई थी। फिर राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान भी यहीं से लिए गए थे। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग भी यहीं से लिया गया था, PSC बोलते हैं जिसको। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो भी प्रशासनिक विवरण था वो भी यहीं से लिया गया था। तो देखो, हम लोग ना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि खाली उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए नॉलेज, हमारे SSC JEE के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आपको IAS या फिर PCS के लिए पढ़ना है तो आई थिंक आपको इन सब को
कि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, उसके अंदर में क्या क्या बातें थी, ये सबको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हमको खाली मतलब इस बात से है कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली थी, ठीक है। इसके अलावा हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है अगला स्रोत यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, ब्रिटिश, ठीक है। यहां से राष्ट्रपति का पद लिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या था कि एक जस्ट पोस्ट था, ठीक है, नॉमिनल हेड बोलते हैं जिसको, ये पूरे कंट्री का आपका हेड होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल हेड मतलब क्या होगा, नाम मात्र प्रमुख, खाली नाम के लिए प्रमुख है, इसके अंदर कोई ज्यादा पावर्स नहीं होती। पावर्स किसके पास होती है, पावर्स हमेशा प्रधानमंत्री के पास में होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। राष्ट्रपति के पास में खाली राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पावर ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वैसे क्या होता है, सारे काम को आपके प्रधानमंत्री ही देखते हैं देश के। फिर आता है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली। फिर संसद, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो पहले ऐसा सरकार हुआ करता थी, जैसे राजा होते थे, राजा के अंदर क्या होते थे, आपके मिनिस्टर्स, मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो मंत्री थे वो क्या करते थे, इसको सलाह देते थे राजा को, और राजा की जो मर्जी होती थी वो करता था। तो उस चीज को हटा के उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे मंत्रियों की एक बैठक बुला ली, ठीक है, एक संसद बना दिया, ठीक है। और संसद में जो मेजोरिटी मंत्री बोलेंगे वही पारित होगा, बिल पारित होगा या फिर बिल लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को ऐसे बनाया कि खाली आपका राजा ही डिसीजन ना ले, आपका राजा का जो रोल है वो क्या है, बस नाम मात्र प्रमुख है, बस वो नाम के लिए राजा है, बस नाम के लिए राष्ट्रपति है, बस इसके अलावा उस पर कोई और पावर नहीं होगी। पावर किस पास होगी, मेनली आपके मंत्रियों के पास में, ठीक है। तो वही किया गया है सरकार का संसदीय प्रकार। फिर दिया पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद भी वहीं से लिया गया था। फिर द्विसदनी संसद, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो संसद है हमारी, उसके बारे में बात की गई यहाँ पे, द्विसदनी संसद, ठीक है, एक लोकसभा होए और एक राज्यसभा होए, वो भी यहां से डिराइव किया गया था। फिर था मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर लोकसभा में सभापति का प्रावधान, देखे आप लोग जब इसमें कोई डिबेट देखते हो या फिर कोई भी एक लोकसभा का एक कार्यकाल देखते हो तो उसमें क्या होता है, आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने यूके से ही डिराइव किया था। फिर लेजिस्लेशन, विधि निर्माण, जो कानून बनते हैं ना उसको हम लोग लेजिस्लेशन बोलते हैं, विधि निर्माण बोलते हैं, वो भी यूके से दिया गया था। फिर सिटीजनशिप, ये भी आपका यूके से ही डिराइव किया गया था। फिर रिट्स, याचिका, जब भी होता है ना, आपने सुना होगा कि याचिका दायर कर दिया, ठीक है ना, याचिका दायर करना, तो ये इसका भी जो प्रावधान जो था वो आपका यूके से लिया गया था। फिर रूल ऑफ लॉ, कानून ही एकमात्र जो है, कानून जो है वो सबको फॉलो करना है, तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून जो है सब पे अप्लाई होता है, तो ये भी यूके से लिया गया था। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, आपको याद होगा। तो इससे प्रेम्बल लिया गया था, ठीक है, प्रस्तावना जो था इसी से लिया गया था। इसके अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, प्रेम्बल कहाँ से लिया गया था, फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब इसमें किसी एक पर्टिकुलर बंदे का कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है, जो आपका जो न्यायपालिका है यानी कि कोर्ट है वो स्वतंत्र रहेगी, ठीक है, वो सब पे इक्वली लागू होगी। तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक आपके कंट्री के प्रधानमंत्री को भी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, किसी भी पोस्ट के बंदे को, किसी भी एक आम नागरिक को भी ये पनिशमेंट दे सकती है, इसको पूरा स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। फिर राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी आपका यूएस से लिया गया था। फिर न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, मतलब क्या था कि देखो बहुत सारे ऐसे आपके कंट्रीज हैं जहां पे एक बार कोई न्यायाधीश बन गया, कोई जज बन गया तो उसको जज बनने देते हैं, ठीक है ना, वो चाहे कुछ भी करे, वो किसी को कैसे भी पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अगर मान लो कोई जज जो है उसको हटा भी सकते हैं लोग, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होंगे वो भी यहीं से डिसाइड किया गया था। फिर आता है कनाडा। कनाडा से
फेडरल सिस्टम मतलब केंद्रीय शासन प्रणाली। आप लोगों ने पता होगा कि आपका एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक आपका इसके अंदर में आती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पावर होती है किस पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो वही दिया है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्रीय शासन प्रणाली मजबूत केंद्र के साथ। ठीक है, फिर केंद्र में अवशेष शक्तियां यानी कि रेजिडुअरी पावर्स इन सेंटर्स, केंद्र के पास में कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ स्पेशल पावर होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र की में अवशेष शक्तियां। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, देखो आपके हर एक राज्य में डिफरेंट डिफरेंट राज्यपाल होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं आपके, वो स्टेट सर्विस, स्टेट एम्प्लॉय नहीं होते, वो स्टेट के एम्प्लॉय नहीं होते, वो किसके होते हैं, आपके सेंटर के एम्प्लॉय होते हैं, वो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, तो किसी भी राज्यपाल का जब भी राज्यपाल की बात होती है ना तो उसको उनको महामहिम बोला जाता है, महामहिम, ध्यान दीजिएगा। और महामहिम जो होते हैं ये क्या होते हैं, सीधे सीधे आपके केंद्र के एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे सेंटर को रिपोर्ट करते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, सीधे प्रधानमंत्री या फिर उनको रिपोर्ट करते हैं जो केंद्र में इनके सीनियर्स होते हैं पोस्ट में। ठीक है, फिर आता है एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी, फिर आता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये सलाहकार नहीं आएगा, बोल सकता सलाहकार, बट तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार मतलब क्या हो गया, वो कहां कहां पे इंटरवीन कर सकती है, किस किस लॉ में इंटरवीन कर सकती है, वो सारा सारा कहां से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सहकारी संघवाद का सिद्धांत जो था उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको जो कि था इंटर स्टेट जो ट्रेड थे उसकी जो फ्रीडम है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इसको अलाउ नहीं करती, जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती हैं, लेकिन यहाँ पे उतना टैक्स एक लिमिटेड वे में लगता है। ठीक है ना, आप नॉर्मली अपना ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, ये व्यापार और वाणिज्य जो है वो यहीं से लिया गया था। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी यहीं से लिया गया था। इसके अलावा देखो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ऐसे समझो कि आपके पास में जैसे ये था ना द्विसदनीय संसद था, मेरे को समझाया था थोड़ी देर पहले। इसमें क्या था कि आपके पास में एक लोकसभा और राज्यसभा था, जिसको यूके में, यूएस में बोला जाता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोला जाता है। तो ये सब लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी होती है हर एक साल में, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, कुछ फिक्स्ड जो कॉमन आपका सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, तो उसमें दोनों सदन के जो आपके मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं और प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। फिर आता है आयरलैंड, आयरलैंड से आपके राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको लिया गया था। फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी यहां से लिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इसको भी आयरलैंड से लिया गया था। फिर आता है फ्रांस, फ्रांस से रिपब्लिक, गणतंत्र की जो आपकी भूमिका थी, ठीक है ना, जो आपका प्रावधान है गणतंत्र का, वो फ्रांस से लिया गया था। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रियम्बल को, खाली प्रियम्बल को यहां से भी बनाया गया था, ठीक है ना, प्रियम्बल को यहां से भी बनाया गया था, फ्रांस से भी बनाया गया था, जिसमें उस बात की हमने स्वाधीनता की, समानता की और बंधुत्व की, यानी कि लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की, ठीक है, इसको फ्रांस से भी लिया गया था। फिर था रशिया, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका रशिया से लिया गया था। फिर आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, तो प्रियम्बल आपका यहां से भी डिराइव्ड है, ठीक है ना, तीन आपके कंट्री से प्रियम्बल बनाया गया था, ठीक है।
फिर था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, मतलब कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। देखो अभी जैसे समझो कि आपका संविधान बहुत पहले बना था, तो लेकिन अभी क्या हुआ, अब जैसे कि आपका जो टाइम चेंज होते जा रहा है, और टाइम चेंज के साथ में क्राइम्स के पर्सपेक्टिव या फिर जो क्राइम नहीं है उसके पर्सपेक्टिव चेंज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि पहले क्या होता था, अभी तक, अभी निर्भया केस से पहले, निर्भया केस का बहुत ज़्यादा वो बात फैली थी पूरे अपने कंट्री में, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उसका। तो निर्भया केस से पहले क्या होता था कि 18 ईयर्स से जो कम एज के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या होते थे आपके बाल सुधार, उनको बाल सुधार गृह भेजा जाता था, मतलब उनको जेल में नहीं डाला जाता था, उनको जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होते थे चिल्ड्रंस के लिए या फिर टीनेजर्स के लिए, उसमें डाला जाता था। और जब वो 18 साल के हो जाते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, निर्भया केस के बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं ना, वो भी बहुत ऑफेंसिव क्राइम करते हैं, ठीक है ना, तो उनको छोड़ना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें चेंजेस की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हमारा जो है जो संविधान जो है वो टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहे, ठीक है। इसके अलावा अभी आप लोगों ने एक चीज और देखा था कि समलैंगिक शादियां, ठीक है, मतलब क्या था कि सेम जेंडर के बीच में जो मैरिज होते थे वो पहले अलाउड नहीं था हमारे कंट्री में, ठीक है, लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, तो इसको भी अलाउ कर दिया गया है। तो ये चेंजेस होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। 80 साल पहले, 90 साल, 80 साल पहले जब हमारा संविधान बन के आया था तो उसमें लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं थी इसकी। लेकिन अभी क्या है, अभी जरूरत है, तो इसीलिए चेंजेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट आपका डिराइव किया गया था कहां से, साउथ अमेरिका से। फिर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया था। फिर था जापान। जापान से हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, लॉ जो है, लॉ के हिसाब से जो प्रोसीजर है उसकी जो पूरा स्टेप्स है वो जापान से लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपका पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी आपको केस फाइल कराने के पहले एफआईआर लगाना पड़ता है, फिर अगर जरूरत होती तो अरेस्ट होता है, लोग अरेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 24 आवर्स के अंदर में, 24 आवर्स के अंदर में उस क्रिमिनल को जज के सामने ले जाए, उस क्रिमिनल को जज के सामने ले जाए 24 आवर्स के अंदर में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके लॉ ने बनाए थे, कुछ प्रोसीजर्स थे जो लॉ ने बनाए हैं, ठीक है। और इसको कहां से लिया गया था, इसको जापान से लिया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स होती हैं, दी हुई है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। देन राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इनके आर्टिकल्स नंबर्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए कि किस किस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है, तो इसको जरा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका राइट टू इक्वलिटी बताया गया है 14 to 18 में, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन राइट टू फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड राइट अगेन फ्रीडम टू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेमेडीज का उतना नहीं आता, लेकिन ये 4 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
5, स्टार्टिंग के 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। देखो, जो भी आपका संविधान जो है वो आपका समानता का अधिकार देता है, मतलब कि आपके ऊपर लोग किसी भी धर्म, जेंडर, आपका कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे, लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, समान अधिकार तो मिलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एससी एसटी को आपको रिजर्वेशन दिया गया है और जनरल को नहीं दिया गया, गर्ल्स को दिया है रिजर्वेशन, बॉयज को नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समान अधिकार नहीं हुआ, समानता का अधिकार है ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है इस लॉ का। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने एक क्लॉज भी डाला है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई जाति, ठीक है, या फिर कोई धर्म विशेष अगर किसी स्टेट में क्या है, लगता है स्टेट को कि हाँ उनको उत्थान की जरूरत है, मतलब कि उनको आगे लाने की जरूरत है, तो उसके ऊपर उनको हम लोग कुछ अलग स्पेशल अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको स्पेशल अधिकार देता है थ्रू रिजर्वेशन, ताकि वो लोग होए अपने पोजीशन से आगे निकल के आए। अदरवाइज क्या होगा, उस पर्टिकुलर कास्ट का या फिर उस पर्टिकुलर रेस का या फिर उस पर्टिकुलर जेंडर या फिर रिलीजन का जो डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर आता है कि आपका जो संविधान है वो सुनिश्चित करता है कि रोजगार के समान अवसर मिले। कोई भी जैसे कि आपके पास में मान लो कि आप किसी अदर कास्ट से, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो और आपके पास में जॉब नहीं है, तो या फिर आपके हायर कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब की जो गारंटी है ना वो आपको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कि वो आपको जॉब दे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी बोलते हैं कि अपने कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं कि हाँ अब मेरे को तो जॉब में दी ही नहीं आपने संविधान में तो लिखा है कि आप मेरे को जॉब दोगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई मैंने जॉब दी तो है, मनरेगा में मैंने आपको जॉब दी हुई है, आप जाके ले लो, आप जाके काम करो वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आप जब चाहो यहाँ पे जाके अप्लाई करके ले सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक दिन का 200 से 500 रुपये तक मिलता है, आप जाके अर्न करो वहाँ से। आपको खुदाई उदाई करनी पड़ेगी, आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, रेलवे पर आपको बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, कर सकते तो कर लो। तो बोलोगे कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर क्या बोलती है कि मैंने आपको कंपटीशंस दिए हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपटीशंस भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके जॉब्स ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर जॉब्स की उन्होंने पूरी आपको अधिकार दिया हुआ है, आप जाके कोई भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। ठीक है, फिर आता है कि अच्छा इसमें क्या है कि इसमें आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एज वेल एज अनटचेबिलिटी को भी शामिल किया गया है। मतलब कि पहले क्या था, पहले लोग क्या करते थे कि जो लोग SC ST कास्ट के हुआ करते थे उनको अपने घर से दूर रखते थे, उनको छूते नहीं थे, उनसे बात तक ढंग से नहीं करते थे। ठीक है ना, उनको लगता था कि ये जो है इनको छूने से हमको, मतलब आई डोंट नो उनकी जो मेंटेलिटी क्या रही होगी। ठीक है ना, तो बोलते थे नीचे कास्ट वाले लोगों को छूना नहीं है। ठीक है, वो अछूत होते हैं। तो उन्होंने इसको लिए बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको सबके साथ में समान व्यवहार करना है। फिर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब क्या था, पहले क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसे गवर्नमेंट ने दे दिया आपको कुछ पद्मश्री दे दिया। ठीक है, पद्मश्री दे दिया, अब क्या करते थे लोग, अपने नाम के अगर पद्मश्री लगा घूम रहे हैं या फिर कुछ भी अपनी मर्जी से टाइटल जो उनको मिला हुआ है उसको लेके यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको भी मना कर दिया कि आप हम सबको एक समान नजरिए से देखना है, तो आप इस टाइटल्स का यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको मिला है, टाइटल मिला हुआ है, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर ने लिख लिया कि पद्मश्री सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी यहां पे। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार।
पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आप जो चाहो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, बशर्ते आप पर्टिकुलर किसी बंदे को हार्म ना पहुंचाओ, मेंटली हार्म ना पहुंचाओ। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने क्या किया, किसी बंदे को खूब गाली उली दे दी, और आपने इतनी गाली दे दी, उसको इतनी बुरी लग गई कि उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो ये गलत है, ठीक है ना। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तब तक जब तक आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए या फिर आपके किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर समुदाय के लिए आपने कुछ उल्टा सीधा ना बोला हो, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अभी एक आपके एक ना उसमें एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अभी कुछ साल पहले JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में केस हुआ था, जिसमें लोगों ने क्या किया था कि देश के खिलाफ ही नारेबाजी कर दी थी, ठीक है। देश के खिलाफ ही नारेबाजी कर दी थी। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देश के खिलाफ ही नारेबाजी कर दी थी। तो उसके खिलाफ में क्या हुआ था कि लोगों ने उनके ऊपर FIR कर दिया था, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर FIR कर दिया था, ठीक है। जो कुछ वहां पे जो भी आपके प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर और उनके लीडर के ऊपर, लीडर का नाम आपने सुना होगा, कन्हैया कुमार, तो इनके ऊपर भी ऐसा हुआ था। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले जब CA का आपका विरोध हो रहा था, CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत सारे जगहों पे देश विरोधी नारे लगाए थे, ठीक है। जैसे कि आपका समझ लो अभी आपका AMU में हुआ था कि AMU में केस हुआ था, आपका जामिया में केस हुआ था। तो इन सब जगह पे क्या था, पुलिस गई थी बकायदे, और बकायदे इसको इस प्रोटेस्ट को शांत कराने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना। कि आप लोग देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते हो, आप इसी देश में रह रहे हो, आप इसी देश के विरोध नारे लगा रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले एक और एग्जाम्पल देता हूं कि AMU में केस हुआ था, AMU में एक केस हुआ था कि ना एक लड़की ने ऐसा कुछ क्लेम अपने सोशल नेटवर्क में डाल दिया था कि यहाँ पे AMU में क्या होता है कि लोगों को ना, जो कि आपके जो अदर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हैं, उनसे भी बोला जाता है कि आप कंप्लीटली कपड़े पहनो, अपने पूरे शरीर को ढक के रखा करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपोज पहनते हो ऐसा मत किया करो, ठीक है। आप लोग प्रॉपर तरीके से ढंग के कपड़े पहना करो। तो उसने बोला था कि ये लोग कौन होते थे, मेरे पास तो कंप्लीटली फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ। तो उसने ऐसा करके सोशल नेटवर्क पे डाल दिया था। तो उस पर किसी लड़के ने बोल दिया था कि अभी कॉलेज खुलने दो, कॉलेज खुलने पे हम लोग आपको पीतल का बुर्का पहनाएंगे, ठीक है ना, पीतल का बुर्का पहनाएंगे, आप टेंशन मत लो इस बात की। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि आप किसी के फ्रीडम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हो, और मतलब कि ऐसा समझो कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के या फिर पर्टिकुलर रेस के या फिर पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से के खिलाफ में कुछ नहीं बोल सकते हो, ताकि उसके किसी मान मर्यादा का भी नुकसान कुछ भी परेशानी होए, ठीक है। और अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपके ऊपर वो केस कर सकता है, बाकायदे केस कर सकता है, आपके पास में मानहानि का दावा भी कर सकता है। तो हो सकता है आपको जेल हो जाए, हो सकता है आपको पैसे पे करने पड़े, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे बहुत बार आप लोगों ने केस सुना होगा। मानहानि का जो दावा होता है, मानहानि का जो दावा होता है, इसमें बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया होता है, तो बहुत सारे अदर जो अपोजिशन होता है उनको पैसे पेमेंट करना पड़ता है उन पर्टिकुलर लोगों को। आपने केस सुने होंगे बहुत सारे इसमें, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है आपको, मतलब क्या कर सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी रोक टोक नहीं सकता, इस पूरे कंट्री में आपको कोई भी रोक टोक नहीं सकता, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर वही यहां पे क्लॉज आ जाता है कि किसी और को इससे दिक्कत ना होए, ठीक है। जैसे कि अभी ना एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि टिकटॉक की बात करते हैं हम लोग, टिकटॉक की बात कर रहे थे हम लोग, टिकटॉक की बात करते, तो यहां पे ना टिकटॉक के केस में क्या हुआ था कि जब ये बवाल हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे कैरी मिनाटी ने
एक वर्ड का यूज किया जाता है, बेटी, बेटी बोला था, और 200 रुपये में मिठाई बोला था, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड्स थे, इन टिकटॉकर्स ने, जो टिकटॉक यूज करते हैं, उन लोगों ने क्या किया था, ऐसा बोल दिया था कि आप लोग पर्टिकुलर एक ना कम्युनिटी को गलत बता रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास कम्युनिटी कौन थी वहां पे, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो उनको ट्रांसजेंडर भी बोला गया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आप रोस्ट कर सकते हो, कैरीमिनेट इज ए रोस्टर, आप रोस्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सारे पॉइंट्स को लेकर उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स डाले थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे इवेंट बहुत ज्यादा प्रोवोक हुआ था, इंटरनेट पे पड़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हो वहां पे। तो आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको बुरी चीज लग रही है, कुछ अच्छी लगती है, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, लेकिन शर्त यही है कि किसी और को उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हर्ट ना होए, ठीक है। मान लो आप किसी को रोस्ट कर रहे हो और अगला बंदा डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर ले रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ना ये गलत बात है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको बता सकते हो कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन ऐसा ना होए कि वो बंदा उसमें सुसाइड कर ले, इतना भी नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म, मतलब हथियारों के बिना जनसमूह की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, किसी भी मंदिर जहां पे जाओ वहां पे जा सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, लेकिन शर्त यही है कि ऐसा ना हो कि वो लोग हथियार लेकर डोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोटेस्टर होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब भी प्रोटेस्ट होने होता है तो जाके अपने पुलिस से, अपने थाने पे जाके ना एक परमिशन ले लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग ऐसे ना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्लॉज यही होता है कि आपके पास में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जन समूह को इकट्ठा कर सकते हो। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप कोई भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी ग्रुप फॉर्म करने से रोक नहीं सकता, आप जो चाहो किसी तरह का ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर वही कंडीशन आती है कि किसी और को उस ग्रुप से हार्म ना पहुंचे। जैसे कि आपने देखा होगा बजरंग दल भी है हमारे कंट्री में, बजरंग दल है, बजरंग दल है। अब बजरंग दल क्या है, एक ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, आप एक संघ है, ठीक है। तो संघ की स्वतंत्रता देती है हमारी हमारी संविधान देता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब इन बजरंग दल का क्या है, कुछ ना कुछ अपना मोटिव होता है, कुछ चीज़ों को वो लोग प्रमोट करते हैं, कुछ चीज़ों को वो लोग नहीं प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फिर आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। आप ना चाहो तो आप लॉयर बन सकते हो, आप चाहो तो एक आर्टिस्ट बन सकते हो, आप चाहो तो एक इंजीनियर बन सकते हो, आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो अगर आप चाहो ऐसा कि अभी अपने इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो कुछ लोग, तो आप चाहो कि आप आर्ट में जाना चाहते हो, आपको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके घर वाले भी नहीं रोक सकते। आप लोग अगर रोकते हैं तो आप उन पे केस भी कर सकते हो, देखिए, लेकिन ऐसा करना मत है करना मत, वरना ना दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, सो यहाँ पे आपके पास में होता है कि फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपके पास में क्या होता है, पेशे का अभ्यास की करने की पूरी छूट होती है, आप जो चाहो वो पेशा अपना चूज कर सकते हो। फिर आता है फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हो, आप किसी गांव में रह सकते हो, किसी बड़े बड़े डेवलप शहर में रह सकते हो, आपको कोई भी नहीं रुकेगा। देखो एक चीज़ समझाता हूँ कि अभी ना कुछ टाइम पहले ऐसा ना महाराष्ट्र में एक टाइम था, महाराष्ट्र, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि यूपी वाले और बिहार के लोग, ये लोग यहाँ से चले जाएं, हम लोग यहाँ पे इनको अलाउ नहीं करेंगे, ये लोग यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वायलेशन था इस पर्टिकुलर
क्लॉज का, विच इज फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इसका डायरेक्ट वायलेशन था। ठीक है, तो आप देश के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार। यह अधिकार मनुष्य की तस्करी, भिखारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पे रोक लगाता है। मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर मनुष्य की तस्करी नहीं कर सकते हो। मतलब क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो। आप किसी को भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कोई और फोर्स्ड लेबर भी नहीं करा सकते हो। ठीक है, वो बंदा अपने स्वेच्छा से करेगा। फिर आता है, अच्छा ये जो है आपका, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री भी आता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर बच्चों को फैक्ट्री में ले जाके काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, इसमें एक और चीज मेंशन की गई है कि 14 ईयर्स से जो कम एज के बच्चे हैं उनको आप रोजगार नहीं दोगे। वैसे अब ये इस एज को बढ़ा के 18 ईयर्स कर दी गई है, लेकिन पहले कितना था, ये पहले आपका 14 ईयर्स था। ठीक है, इससे कम आयु के बच्चों को आपको हैजर्डस कंडीशन में आपको उसमें रोजगार नहीं देना चाहिए था, नहीं दे सकते थे। ठीक है, अब ये एज कितनी है, 18 ईयर्स है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब इसमें यही जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता जो है ना, वो धर्म निरपेक्ष की प्रकृति को दर्शाता है। मतलब आप यहां पे कोई भी धर्म को सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। इसमें धर्म की जो आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जो है, ठीक है, ये भी है। फिर उसका प्रोफेशन भी है, प्रैक्टिस भी है, और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन भी है। ठीक है, मतलब आप उसमें धर्म के रिलेटेड में आप उसमें कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हो, उसके प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या फिर उसके प्रचार कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे आपके जो बाबा लोग हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके थे गुरमीत राम रहीम। ठीक है, राम रहीम थे। इन्होंने क्या किया था कि अपने पूरे जो उनका फेथ था उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, प्लस इन्होंने अपने कुछ ना आउटलेट्स भी खोल दिए थे जहाँ पे इनके नाम पे वो लोग बेसिक जो परचून की दुकान थी, वो फिर कॉपी किताब थे, ये लोग बेचा करते थे। तो इनको पूरी छूट थी कि आप जो चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके प्रचार भी कर सकते हो, उसमें उसके से रिलेटेड आप बिजनेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी छूट है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वही चीज आती है कि किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए, तब तक आप जो चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कि द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। किसी भी अच्छा, स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर आपके किसी पॉलिटी में आप स्टेट के बारे में बोलते हो, स्टेट बोलते हो, उसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है, कंट्री। ठीक है, स्टेट मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कंट्री होता है। ठीक है ना, मैं बोलता हूं अदर स्टेट, मतलब क्या होता है कि अदर देश के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं करता हूं, यूपी, महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज। ठीक है ना, तो क्या बोला, द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब क्या हुआ कि अपने देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एवरी पर्सन हैज राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज और हर फेथ, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने और उनके विश्वास का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार है। आप जो चाहो वो आप फेथ को चूज कर सकते हो, उसको प्रचार प्रसार कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझा देता हूं कि आप लोगों ने ना देखा होगा इसमें ब्रह्म कुमारीज। ठीक है, तो इनका जगह जगह पे क्या है, मेडिटेशनल आपका उन्होंने रूम्स खोल रखे हैं, मेडिटेशन रूम खोल रखे हैं, या फिर मेडिटेशन सेंटर खोल रखे हैं। आप जाके वहां पे मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, वो लोग जाके वहां पे मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आप
जो चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो कि लोगों के चैरिटी पे चलते हैं, जैसे BHU हो गया, BHU में भी आपके पास में चैरिटी जाती है। एंड इसके अलावा बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशन भी है जो कि यहाँ पे लोग चैरिटी लेते हैं। देखिए आपके पास में कोई भी आपके ना ये होते हैं जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, लाइक जो चर्च वाले जो क्रिश्चियन लोग जो अपना स्कूल चलाते हैं ना, उन सब पे चैरिटी जाती है। आप जब वहाँ पर एडमिशन लोगे या फिर पढ़ाई करोगे तो दे विल डायरेक्टली आस्क यू टू डोनेट समथिंग टू द स्कूल, ठीक है, ठीक है ना। तो डोनेशन लेते हैं वो लोग ऑन द नेम ऑफ चैरिटी, ठीक है, इसीलिए उनकी फीस जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। मतलब क्या होता है कि ये धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे मान लो कि आप ना जो आपके वो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग जो होते हैं, ठीक है ना, आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या, उनके ना अलग से एक डांस होती है, अलग से उनका फोक सॉन्ग होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उनकी भी रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्या कहता है, ये राइट बनाया गया है कि हर एक अधिकार जो है, हर एक बंदे को धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई, इन सबके अधिकार की रक्षा जो होता है आपका ये पर्टिकुलर क्लॉज करता है, ठीक है। मतलब और एक चीज और है इसमें कि हर एक बंदे को सेम एजुकेशनल राइट्स मिली है। अगर आपके पास गरीब हो और आप पैसे नहीं है, लेकिन आप ऐसा हो गया कि मान लो आप किसी एक मीडियम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना है, तो आप जाकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर स्कूल में, फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। आप जिस स्कूल में जाओ उस स्कूल में जाके आप एडमिशन ले सकते हो, इस पूरे इंडिया में कहीं भी, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। फिर आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब क्या होता है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान उपायों की गारंटी देता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने, जैसे मैंने आपको समझाया था थोड़ी पहले, कि आपको फ्रीडम तो मिली है लेकिन आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डिस्टर्ब करते हो या फिर कोई भी डिस्टर्ब करता है तो संविधान उसको पनिशमेंट देने की गारंटी लेता है। तो वही है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या उन्हें रोक नहीं सकती। ऐसा ना हो कि आपने कुछ कर रहे हो इलीगल और आपको गवर्नमेंट रोक दे, ठीक है। आप कुछ मान लो किसी पर्टिकुलर अधिकार को का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट रोक दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो कि आपका जिसको लग रहा है, जिसको दुख पहुंचा है, वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, वो अपील कर सकता है, वो याचिका दे सकता है कि भाई ऐसा है कि मेरे साथ में ये किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो फिर कोर्ट उसको ट्रीट करेगी अच्छे से, ठीक है। और हर एक सिटीजन को ये पूरा आपका अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और था, एक थोड़ी पहले हमने बात की थी क्षेत्राधिकार के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में, ठीक है, किसका, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो क्षेत्राधिकार जो होता है वो क्या होता है समझ लेते हैं कि हर एक ना इसका एक लिमिट है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे खाली इंडिया में लागू होगा, इंडिया के बाहर के स्टेट्स में लागू नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ का, वो आपका पाकिस्तान में लागू नहीं होगा, वो आपका यूएस में लागू नहीं होगा, यूएन में लागू नहीं होगा, वो क्या होगा, खाली इंडिया में लगेगा। तो उसका एक पर्टिकुलर एक रीजन डिफाइंड है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जो कि आपका यूएस में है या फिर पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूएस में है, आप उस पर केस नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके लिए आपके पास में वर्ल्ड कोर्ट में मतलब जो आपका पूरे विश्व का जो कोर्ट है वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना है आपका फंडामेंटल राइट्स में। अभी इस पर्टिकुलर पीपीटी में मैंने फंडामेंटल राइट्स ही लिखा है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे आता है आपका सिटीजनशिप, नागरिकता। तो आर्टिकल नंबर 5 to 11 एक्सप्लेन अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया।
भारत में नागरिकता जो होता है वो आर्टिकल 5 से 11 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ये सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ को एक्सप्लेन कर सकता है कौन कौन से लोग जिनका जन्म या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी इंडिया में, वो कौन कौन यहाँ पे यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। पहला होता है कि एवरी पर्सन, क्या बोलता है कि हर एक पर्सन जो कि आपके भारत क्षेत्र के एक किसी भी टेरिटरी में उसका घर है, मतलब वो रहता है, वो भी क्या है आपका डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है। फिर आता है हु वॉज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका जन्म भारत के किसी क्षेत्र में हुआ हो, वो भी क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय बर्थ। फिर आता है या तो जिनके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे, या यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था ना, उससे पहले अगर 5 सालों तक यहां पे रहा हो तो वो डायरेक्टली आपका सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है। ठीक है, तो ये चीज है आपका जो कि पहले तो डोमिसाइल ऑफ इंडिया में हो, या फिर जो जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर जिनके पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हो, या फिर जो कि 5 साल पहले जब आपका संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पहले लोग रहते थे, वो भी आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, फिर आगे है आर्टिकल 6। इसमें क्या किया गया है कि माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनकी नागरिकता के बारे में बोला गया है। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले, मतलब इस तारीख को या फिर उससे पहले अगर इंडिया आ चुके थे तो वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। फिर बोला गया है जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए हैं तो उनको भारत के नागरिकता के लिए आवेदन देना पड़ेगा। फिर आता है आर्टिकल 7। इसमें बात किया गया है पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके लिए क्या बोला गया है कि दोज हु वेंट टू पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से पहले, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लोग सिटीजन आपके जो भारत के नागरिक नहीं होंगे। फिर यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौट आए तो भारत के नागरिक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आर्टिकल 8। इसमें बोला गया पीपल हु आर बोर्न इन इंडिया बट लिव अब्रोड, जो कि भारत में पैदा हुए थे बट बाहर रहते थे, तो उनके लिए क्या बोला गया है कि यदि वो अपने एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और मैरिज की वजह से बाहर रह रहे हैं तो उनको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 9। इसमें बोला गया है कि पीपल हु टुक सिटीजन ऑफ इंडिया पीपल हु टुक सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, जो कि बाहर के किसी कंट्री का जिन्होंने नागरिकता ली हुई थी, तो अगर मान लो कि किसी ने पर्टिकुलर अपनी मर्जी से नागरिकता ली है वहां की, तो उसकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 10। इसे बोला गया है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। हर एक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक है या फिर किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा, वो संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है, ऐसे नागरिक बने रहेंगे। एनीवे, मतलब क्या था कि इससे पहले जितने भी आपके अनुच्छेद थे, ठीक है ना, उसके तहत जो कि भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, मतलब उसको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कानून जो है आपका संसद में तैयार किया जा सकता है, या फिर वो लोग जो है आपके भारत के नागरिक हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 11। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए विधान, मतलब जो सिटीजनशिप है उसको कंट्रोल करने की जो पावर है वो आपके पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, लेजिस्लेशन है, विधान है। वो ये है कि ओनली पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब पार्लियामेंट जो है वही आपके सिटीजनशिप के ऊपर कोई लॉ बना सकता है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी पहले आया था CAA, CAB, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, जो कि प्रूफ होकर क्या बन गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था, ठीक है। फिर था एनआरसी। ये सब सारी जो चीजें हैं वो क्या है आपके पास में, उसको लागू करने का जो अधिकार है या फिर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो खाली पार्लियामेंट के पास में है, कोई और नहीं बना सकता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्वेश्चन क्या क्या है। पहला आता है कि फ्रॉम विच इंडियन एक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड इट्स प्रोविजन, किस भारतीय अधिनियम से भारतीय संविधान ने प्रावधान लिया है, तो क्या है आपका 1935 का इंडियन एक्ट। फिर बोला गया है कि किस कंट्री से प्राइम मिनिस्टर के पद को लिया गया है, वो है यूनाइटेड किंगडम से। फिर किस देश के संविधान से द्विसदनी संसद ली गई है, बाई सेमरल पार्लियामेंट, मतलब क्या था, द्विसदनी संसद, ठीक है, जिसमें आपका लोकसभा अलग होगा और आपका राज्यसभा अलग होगा, वो आपका यूके से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन, किससे मौलिक अधिकार लिए गए थे, तो था आपका यूएसए, संयुक्त राज्य। फिर है फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे वो कहां से लिए गए थे, वो भी आपका यूएसए से लिए गए थे। फिर किससे आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, जुडिक्शन ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब कहां कहां पे आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट है किस किस रीजन में, आपका किस पॉलिटिकल जियोग्राफिकल रीजन में लागू होगा, वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है कनाडा से, ठीक है। फिर है किस देश के संविधान से अंतरराज्यीय मतलब कि इंटर स्टेट ट्रेड लिया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया। किससे राष्ट्रपति चुनाव लिया गया है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किससे लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से। किससे आपके संविधान के प्रस्तावना में मतलब प्रेम्बल में क्या क्या लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया गया है, वो है फ्रांस, फ्रांस से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन में सारे इंपॉर्टेंट डालता हूं मैं। फिर आता है आपका कि किस कंट्री से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है, ठीक है, फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य, ये किस कंट्री से लिया गया है, ये लिए गए हैं आपके रूस, रसिया से। फिर आता है किस आर्टिकल में आपका राइट टू फ्रीडम मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम मेंशन है, वो है अनुच्छेद 19 to 22। फिर है किस पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में। फिर है किस में राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड है, वो है 14 से लेकर 18 तक। फिर आता है किस में आपका सिटीजनशिप मेंशन्ड है, वो है 5 to 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 11 में आपका मेंशन्ड है। फिर आता है किस में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ मेंशन है, वो है आर्टिकल 5। तो इतने आपके कुछ क्वेश्चन थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर www.educardohub.org पे जा सकते हो या फिर हमको मेल कर सकते हो educardohub@gmail.com। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो ताकि हमारे टीम का जो मोरल है वो थोड़ा सा अप होए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।